वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए, जिनका सब्जेक्ट कोड है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी CC5। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट की, और साथ में ही हम लोगों ने चर्चा किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोफेसर केन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई उनके ब्याज के सिद्धांत की, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इस टॉपिक से ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ग्रुप बी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी तरलता अधिमान से आप क्या समझते हैं। और अगर ग्रुप सी में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर केन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रोफेसर केन्स की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप एक पैराग्राफ में ब्याज के कंसेप्ट को लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ब्याज को आप सरल शब्दों में आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्याज राष्ट्रीय आय का वितरण की प्रक्रिया में पूंजीपतियों द्वारा उसके पूंजी के लिए, जब वो किसी पूंजी को, अपने पूंजी को दूसरे को किसी काम के लिए देते हैं, उसके बदले में दिया गया एक पुरस्कार है। या फिर आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि पूंजी की सेवाओं के बदले दिया गया पुरस्कार ही ब्याज है। फिर आप किसी 3 अर्थशास्त्रियों का डिफिनेशन आप दे देंगे और फिर अपने साधारण शब्दों में ब्याज का मतलब क्या होता है ये आप समझाएंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप प्रोफेसर केन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर केन्स ने 1936 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी भूल यह थी कि वे ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में बचत और विनियोग दोनों को एक स्वतंत्र घटक के रूप में देखा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि प्रोफेसर केन्स का यह मानना था कि बचत जो है वह आय पर निर्भर करती है और आय जो है वह विनियोग पर निर्भर करती है, और इस तरह से बचत और विनियोग को एक स्वतंत्र घटक के रूप में इस दृष्टिकोण से देखा जाना कि ये ब्याज के निर्धारण के सिद्धांत में एक स्वतंत्र घटक के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने माना था कि ब्याज जो है वो एक मौद्रिक अवधारणा है, यानी इंटरेस्ट इज़ अ मॉनेटरी फेनोमेनन, और उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की थी। तो अगर ग्रुप बी में अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है या लिक्विडिटी प्रेफरेंस से आप क्या समझते हैं, तरलता अधिमान शब्द की व्याख्या करें, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि साधारण मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने आय को इस तरह से अपने पास रखना चाहता है कि वह जब चाहे, जैसा चाहे, अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर पाए, उसका उपयोग कर पाए। और कोई भी मुद्रा अपने लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में तब मानी जा सकती है जब वह उस व्यक्ति के कब्जे में हो और वह जब चाहे, जैसा चाहे उसका उपयोग कर सके। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कॉजेज़ क्या थे, उसके कारण क्या थे, प्रोफेसर केन्स ने इसकी भी चर्चा की है। इस संदर्भ में उन्होंने 3 कारणों को बताया है। सबसे पहला कारण था ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या दैनिक लेन देन के काम के लिए लोग मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहते हैं। दूसरा कारण प्रोफेसर केन्स ने बताया था प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी सुरक्षात्मक कारणों से भी लोग मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहते हैं। और तीसरा कारण उन्होंने बताया था स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी सट्टा संबंधी उद्देश्य के लिए भी लोग मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहते हैं। तो इस तीनों कारणों में प्रोफेसर केन्स ने स्पेकुलेटिव मोटिव को ज़्यादा प्रभावशाली माना, यानी कोई व्यक्ति मुद्रा को तरल रूप में इसलिए भी रखना चाहता है कि इन फ्यूचर या भविष्य में जब कभी प्रतिभूति, बॉन्ड, शेयर या हिस्से का दाम गिरे तो वह अपने तरल रूप में रखी गई मुद्रा का निवेश उसमें कर पाए, और भविष्य में जब इसकी कीमतें बढ़े तो वह उसे बेचकर मुनाफा कमाए। तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार ब्याज के निर्धारण के सिद्धांत में
जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कॉजेज़ थे, जो कारण थे, उसमें इन तीनों कारणों में स्पेकुलेटिव मोटिव ज़्यादा इफेक्टिव था, ज़्यादा प्रभावशाली था। तो इस तरह से उन्होंने इसकी चर्चा की। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में उन्होंने यह बताया कि जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो ब्याज का दर ज़्यादा होता है, और जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होती है तो ब्याज का दर कम होता है। तो इन सभी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक ढंग से हम चर्चा करेंगे कि अगर आपसे ग्रुप सी में या क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका अपने सरल शब्दों में किस तरह से उत्तर देंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की, जो प्रोफेसर केन्स के द्वारा दी गई थी कि अगर यह प्रश्न एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया तो आप इसका आंसर किस तरह से देंगे। आइए, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की विस्तार से चर्चा करें तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आप इस तरह से देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि प्रोफेसर केन्स ने ब्याज की दर को मौद्रिक फलन माना और सभी पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज के प्रतिपादकों ने एक उल्लेखनीय भूल याद की थी कि उन्होंने बचत और विनियोग को स्वतंत्र रूप से अलग अलग घटक माना, किंतु यह दोनों घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रोफेसर केन्स का यह मत है कि बचत आय पर निर्भर करती है और आय मुख्यतः विनियोग पर निर्भर करती है। अतः बचत तथा विनियोग को ब्याज की दर निर्धारित करने वाला स्वतंत्र घटक नहीं माना जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, प्रोफेसर केन्स के अनुसार ब्याज एक मौद्रिक तत्व तथा मॉनेटरी फेनोमेनन है, क्योंकि यह मुद्रा के प्रयोग के बदले किया जाने वाला भुगतान है। केन्स का ब्याज का सिद्धांत आर्थिक प्रणाली में मुद्रा की भूमिका की भी व्याख्या करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मनुष्य की यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी आय को ऐसे रूप में रखना चाहता है कि वह उसका अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्रयोग करे। मुद्रा की तरलता असली स्वरूप में तभी तक रह सकती है जब तक वह व्यक्ति को अपने कब्जे में हो, क्योंकि उस स्थिति में ही वह आवश्यकता अनुसार तत्काल प्रयोग की जा सकती है। मनुष्य के स्वभाव की इस प्रवृत्ति को केन्स ने तरलता पसंदगी कहा। केन्स की यह मान्यता है कि तरलता पसंदगी ही मुद्रा की मांग है। फिर आगे इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें प्रोफेसर केन्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति रकम को अपने पास तरल मुद्रा के रूप में रखने का आनंद को नापता है, और इस नाप मुद्रा में के बराबर प्रतिफल मिल जाने पर वह अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का त्याग कर देता है, अर्थात वह रकम उधार दे देता है। इस प्रकार ब्याज तरलता पसंदगी के परित्याग का शुल्क है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार जिस दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है वह उपलब्ध कुल मुद्रा की तुलना में उसके तरलता अधिमान पर निर्भर रहता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जितना अधिक होता है ब्याज की दर भी उतना ही अधिक होती है, एवं तरलता अधिमान में कमी होने से ब्याज की दर में कमी हो जाती है। प्रोफेसर केन्स के शब्दों में प्रोफेसर केन्स ने लिखा है, इंटरेस्ट इज रिवार्ड पेड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक टाइम। कॉजेज ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी कि तरलता अधिमान के क्या क्या कारण थे, इस संदर्भ में प्रोफेसर केन्स ने बताया है विस्तार से। प्रोफेसर केन्स ने विस्तार से उन तत्वों की विवेचना की है जिसके कारण लोग अपनी आय को तरल के रूप में रखना चाहते हैं। उन्होंने 3 प्रकार के कारण बताए हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी पहला जो कारण है ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि व्यावसायिक गतिविधि या लेन देन के उद्देश्य से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी प्रत्येक व्यक्ति तथा व्यापारी के अपने निर्वाह के लिए दिन प्रतिदिन खर्चे करने पड़ते हैं और उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकद रकम रखनी पड़ती है। व्यावसायिक नकद कोष की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति या व्यवसाय की आय, प्राप्ति और खर्च की अवधि में कितना अंतर होता है। फिर हम देखेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी सुरक्षात्मक उद्देश्य। उसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ रकम आकस्मिक खर्च के लिए नकद रखता है। इस मद की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी व्यावसायिक या व्यक्तिगत साख कैसी है और उसे उधार की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। आमदनी का स्तर तथा फाइनेंशियल पॉलिसी भी सुरक्षात्मक रकम को प्रभावित करती है। फिर आप नेक्स्ट
कंटेंट आपका था स्पेकुलेटिव मोटिव यानी सट्टा संबंधी उद्देश्य। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था प्रोफेसर केन्स ने कि सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत मुद्रा इसलिए तरल रूप में रखी जाती है ताकि मौके का लाभ उठाकर ब्याज अर्जित करने वाले बॉन्ड अथवा प्रतिभूतियों में उसे विनियोग किया जा सके। कभी कभी अचानक किसी संपत्ति, शेयर या ऋण पत्र का मूल्य गिर जाता है। उस समय यदि कुछ अतिरिक्त रकम हो तो उसे गिरावट का लाभ उठाकर उस संपत्ति को सस्ते मूल्य पर खरीदा जा सकता है और बाद में उसका मूल्य बढ़ने पर लाभ कमाया जा सकता है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार तरलता अधिमान के लिए सट्टा उद्देश्य का अर्थ भविष्य की दशाओं के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाने के प्रयत्न से है। फिर आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, प्रोफेसर केन्स ने यह स्पष्ट किया है कि अन्य दो उद्देश्यों की तुलना में ब्याज की दर के निर्धारण में सट्टा उद्देश्य का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि व्यावसायिक या लेन देन तथा सुरक्षात्मक उद्देश्य लगभग स्थिर रहते हैं, किंतु सट्टा परिवर्तनशील होता है क्योंकि यह ऋण देने वालों के मनोविज्ञान पर निर्भर रहता है। मुद्रा के लिए सट्टा प्रेरक मांग को प्रोफेसर केन्स ने एक्टिव बैलेंस तथा अन्य उद्देश्यों के फलस्वरूप होने वाली मुद्रा की मांग को इनएक्टिव बैलेंस कहा है। अब देखेंगे ब्याज की दर पर अधिक प्रभाव किसका है। इस संदर्भ में प्रोफेसर केन्स की यह मान्यता थी कि लेन देन तथा सुरक्षात्मक कार्यों के लिए जो रकम आवश्यक होती है वह आय का फलन है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इन कार्यों के लिए ही कमाई करता है। लोग सट्टे के लिए रकम इस आधार पर रखते हैं कि ना जाने भविष्य में किन किन अंशों या प्रतिभूतियों का क्या मूल्य रहे। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय तथा सुरक्षा के लिए रकम खर्च करने की दृष्टि से रखी जाती है, जबकि सट्टे के लिए रकम लाभ कमाने के लिए रखने का प्रयत्न किया जाता है। मुद्रा के इन दो कार्यों के उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार भी किया जा सकता है, जिसमें एक इक्वेशन का सहारा लिया गया है, जहां पर मैंने यहाँ पर दर्शाया है L = L1 + L2, जहां पर L1 = फंक्शन ऑफ y है और L2 = फंक्शन ऑफ r है। फिर आगे देखेंगे, इसमें L = लिक्विडिटी प्रेफरेंस है और L1 यानी आय का वह भाग जो लोग ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए नगद रखना चाहते हैं। L2 वह रकम है जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए नगद रखी जाती है। F यानी फंक्शन है, Y यानी इनकम है और R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब प्रोफेसर केन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत को एक रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। मैंने यहाँ एक रेखा चित्र बनाया है, ये देखिए। OX अक्ष पर मुद्रा को दिखलाया गया है और OY अक्ष पर ब्याज की दर को दिखलाया गया है। तो इसे इस तरह से डील करेंगे। यहाँ इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर मुद्रा को तथा OY अक्ष पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। LP तरलता अधिमान वक्र है जो यह बताता है कि ब्याज की दर गिरने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और जब ब्याज की दर में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग गिर जाती है, अर्थात तरलता अधिमान घट जाता है। यही कारण है कि LP वक्र दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। देखिए LP वक्र जो है दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ है। रेखा चित्र में MP रेखा मुद्रा की मात्रा को स्पष्ट करता तथा बताता है कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। इससे यह ज्ञात होता है कि ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। MP की वर्टिकल स्थिति से यह स्पष्ट है। देखिए MP जो रेखा है यह बिल्कुल वर्टिकल है जो OX अक्ष पर स्थित है। LP वक्र PM रेखा को Q बिंदु पर काटता है। अब देखिए ये LP वक्र जो है ये PM रेखा को Q बिंदु पर काट रहा है तथा इस बिंदु पर ब्याज की दर OR2 है। यहां देख सकते हैं OR2 है, अथवा इसको आप MQ भी कह सकते हैं। OR2 = QM भी देख सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस ब्याज की दर पर तरलता अधिमान जो है वो OM है। देखिए यहाँ पर OM है, यहाँ OR2 ब्याज की दर संतुलन दर है। अब यदि ब्याज की दर बढ़कर OR3 हो जाती है तो लोगों का तरलता अधिमान कम हो जाता है, अर्थात ब्याज की दर बढ़ जाने से लोगों का अधिक मुद्रा उधार लेने को तैयार हो जाते हैं। OR3 ब्याज की दर पर तरलता अधिमान घटकर OM1 हो जाती है। देखिए OR3 पर तरलता अधिमान घटकर क्या हो गई, OM से घटकर OM1 हो गई। जिसके विपरीत यदि ब्याज की दर गिरकर OR1 हो जाती है, यानी ब्याज की दर अगर गिरकर OR1 हो जाती है तो लोगों की तरलता अधिमान बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग उधार ना देकर अपने पास ही नगद मुद्रा रखना पसंद करते हैं।
अब यह देखते हैं कि तरलता अधिमान में परिवर्तन होने पर इसका ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तरलता अधिमान LP बढ़कर LP1 हो जाता है तो मुद्रा की मात्रा स्थिर रहती है, तो ब्याज की दर OR2 से बढ़कर OR3 हो जाती है, जहां पर LP1 वक्र PM रेखा को L1 बिंदु पर काटता है। यहां पर आप देख सकते हैं LP वक्र जो है ये PM रेखा को, यहां पर देख सकते हैं LP1 जो रेखा है ये PM वक्र को L1 बिंदु पर काट रहा है। यदि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तथा वह बढ़कर OM2 हो जाती है तो ब्याज की दर OR2 से घटकर OR1 रह जाती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कवर होता है। अगर आपसे क्रिटिसिज्म पूछता है या आलोचना पूछता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, अगर आपसे आलोचना पूछता है तो भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें है कि मॉडर्न अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि ब्याज की दर ना तो केवल मितव्ययता यानी इकोनॉमीज और उत्पादकता के वास्तविक तत्वों पर द्वारा निर्धारित होती है, न केवल मुद्रा की मात्रा और तरलता पसंदगी से। ब्याज की दर यह चारों तत्व यानी मितव्ययता, उत्पादकता, मुद्रा की पूर्ति, तरलता पसंदगी, इनसे निर्धारित करते हैं। अर्थात ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता, उपभोग क्षमता, तरलता पसंदगी, मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से ही केन्स के ब्याज के सिद्धांत को अपूर्ण माना गया है। अन्य दृष्टिकोण से भी केन्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है, जो इस प्रकार से है। जैसे पहले आप लिख सकते हैं वास्तविक तत्वों की अवहेलना, दूसरा पॉइंट है अपूर्ण व्याख्या, तीसरा है विरोधाभास, चौथा है ब्याज पर सीमांत क्षमता का प्रभाव, पांचवा है एक पक्षीय सिद्धांत है, छठा है चक्राकार तर्क दिया गया है, सातवां क्या है मुद्रा की अस्पष्ट व्याख्या है, और आठवां है मौलिकता का अभाव, और नौवां है मात्र अल्पकालीन व्याख्या। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप 4-4 लाइन 5-5 लाइन में भी डील करते हैं तो आपका आलोचना वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में आपसे आलोचना पूछे जाने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को आप विस्तार से समझाएं। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा।